नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। क्या आप जानते हैं कि गोवा पहले भारत का हिस्सा नहीं था? और क्या आप ये जानते हैं कि गोवा को भारत में विलय कराया गया था और कैसे विलय कराया गया था? अगर नहीं जानते हैं तो आप इस कहानी को अगर लास्ट तक सुनेंगे तो आप एक एक चीज़ से पूरी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। किस तरीके से गोवा को भारतीय सेना ने अपने जोर और अपने दम पे भारत में शामिल किया था। सन 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था और करीब 12 साल के बाद पुर्तगाली सरकार का गोवा के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा हो गया था। इसके बाद करीब 200 साल अंग्रेजों से भारत लड़ा। 1947 में भारत को रिहाई मिली, पर गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद नहीं हुआ। पहली बार राम मनोहर लोहिया गोवा जाते हैं और गोवा में जब वहाँ के नागरिकों पर पुर्तगाली सरकार का अत्याचार देखते हैं तो मन से बड़े दुखी होते हैं। पहली अलग जगती है 18 जून 1960 में, जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोवा के अंदर एक विशाल जनसभा करते हैं भरी बारिश में। उस वक्त गोवा के अंदर एक कानून था कि ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, और इस स्थिति में भरी बारिश के अंदर एक विशाल जनसमूह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सुनने आता है। एक जोरदार भाषण के दौरान वो ये कहते हैं कि गोवा के जो नागरिक हैं वो भारतीय संविधान, भारतीय देख रेख के अंदर बहुत सलामत रहेंगे, और उन्हें प्रवोक करते हैं कि पुर्तगाली सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया जाए। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और काफ़ी दिन तक जेल में रहने के बाद आखिरकार एक दिन उन्हें गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर के छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वापस भारत आते हैं और उसके बाद ये लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जो लोग गोवा की आज़ादी चाहते थे। इसी सर्च में इन्हें गोवा के दो नागरिक मिलते हैं जिनका नाम था विश्वनाथ और प्रभाकर। ये दोनों जिम्मा लेते हैं कि ये एक समूह बनाएंगे और पुर्तगाली सरकार के खिलाफ काम करेंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है पुर्तगाली सरकार के खिलाफ विद्रोह और उनकी संपत्ति का नुकसान। जगह जगह पर ब्लास्ट किए जाते हैं, ट्रेनों को लूटा जाता है जो सरकारी थी। ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आखिरकार गोवा सरकार परेशान होकर के बहुत मशक्क़त करने के बाद विश्वनाथ और प्रभाकर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उन्हें अफ्रीका में एक जगह पर जेल में डाल दिया जाता है और आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। इधर प्रोसेस चालू था कि किस तरीके से गोवा को आज़ाद करा जा सकता है। कुछ साल जेल काटने के बाद प्रभाकर और विश्वनाथ किसी तरीके से उस जेल को तोड़ करके भाग जाते हैं। जो गतिविधियां कुछ दिन के लिए शांत हो गई थी वो फिर से शुरू हो जाती हैं। इधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महात्मा गांधी, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन से बराबर मुलाकात कर रहे थे कि गोवा को कैसे आज़ाद कराया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने उस दौरान किसी इंटरव्यू में कहा था कि गोवा पर पुर्तगाली सरकार का आधिपत्य बिल्कुल वैसे है जैसे चेहरे पर कोई फुंसी निकल आती है, हम उसे जब चाहें तब मसल सकते हैं। और बाद में ऐसा ही हुआ। आखिरकार कृष्ण मेनन ने जवाहरलाल नेहरू को गोवा की आज़ादी के लिए तैयार कर लिया और गोवा पर सैन्य कार्रवाई करने का दिन सुनिश्चित हुआ। तारीख तय हुई कि 17 दिसंबर सन 1961 को गोवा पर चढ़ाई की जाएगी। जैसे ही मीटिंग में डिसाइड हुआ, पब्लिक डोमेन में कहीं कहीं से खबरें लीक होने लग गईं और बात पहुंच गई अमेरिकी सरकार तक। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कीनत मुलाकात करते हैं जवाहरलाल नेहरू से और ये कहते हैं कि इस सैन्य कार्यवाही को आगे के लिए बढ़ा दिया जाए, अभी इस सैन्य कार्यवाही को ना करें। उस वक्त पुर्तगाल और अमेरिका सरकार के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध थे। पुर्तगाल रिक्वेस्ट करता है अमेरिकी सरकार से, अमेरिकी सरकार जवाहरलाल नेहरू को इस चीज़ के लिए मना लेती है। पुर्तगाली बिल्कुल निश्चिंत हो चुके थे कि अब अमेरिकियों के कहने पर भारतीय सरकार मान गई है और कोई सैन्य कार्रवाई होने वाली नहीं है। इसलिए 17 दिसंबर को पुर्तगाली सेना के चीफ एक भोज में चले जाते हैं, एक पार्टी अटेंड करने चले जाते हैं। इधर 17 दिसंबर की शाम को सेना तैयारी करने लगती है कि गोवा के अंदर प्रवेश किया जाएगा और गोवा पर चढ़ाई शुरू की जाएगी। जैसे ही सैनिक गोवा की तरफ बढ़ते हैं, इधर घंटी बजती है जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस की। फोन पर थे जॉन कीनत। वो ये कहते हैं कि आप जो है सैन्य कार्रवाई शुरू कर चुके हैं और तुरंत अपने सैनिक वापस बुलाएं, वरना ये विश्व शांति के लिए अच्छा नहीं होगा। उस वक्त कृष्ण मेनन जवाहरलाल नेहरू से ये कहलवाते हैं कि हमारे सैनिक ऑलरेडी गोवा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, युद्ध शुरू हो गया है और अब उन्हें बुलाना असंभव है। अगर हम उन्हें बुलाते हैं तो ये एक तरीके का समर्पण हो जाएगा, हार हो जाएगी। जॉन कीनत फोन रख देते हैं और कहते हैं कि ये झूठ कहा गया था
भारतीय सेना ने तब तक अपने कैंपों से कदम भी नहीं उठाए हुए थे और ये बोल दिया गया था कि वो गोवा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन पूरा मन बना चुके थे गोवा को भारत में विलय करने का। 30,000 सैनिक गोवा की तरफ बढ़ते हैं। उसमें वायुसेना के लोग भी थे, थल सेना के लोग भी थे। जैसे ही पुर्तगाली सरकार को यह खबर मिलती है कि सैनिक गोवा की तरफ कूच कर चुके हैं, वो गोवा और इंडिया को कनेक्ट करने वाले जितने भी ब्रिज थे सभी को ब्लास्ट कर देते हैं और सारा रिश्ता तोड़ देते हैं वहां की जमीन और यहाँ की जमीन के बीच का। कहते हैं कि करीब 30,000 सैनिकों में से बहुत से लोग गोवा के अंदर प्रवेश करते हैं तैर के, और यहां से शुरू होता है गोवा के खिलाफ मोर्चाबंदी। पंजिम को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जो उस वक्त गोवा की राजधानी कही जाती थी, और अनाउंस करने शुरू हो जाती है कि पुर्तगाली सैनिक समर्पण कर दें वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कहते हैं कि उस दिन, उस वक्त जो गोवा के नागरिक थे वो पूरी तरीके से भारतीय सेना के समर्थन में थे, और जहां जहां पुर्तगाली सैनिकों के ठिकाने थे, बारूदी बंकरों और माइंड से बचाते हुए गोवा के नागरिक भारतीय सैनिकों को वहां ले जा रहे थे। भारतीय सैनिक उन पर अटैक करते थे और अपना कब्जा जमा लेते थे। धीरे धीरे गोवा की जड़ों तक भारतीय सेना के हाथ पहुंचने लगे थे। अब बारी थी भारतीय वायुसेना की। वायुसेना के 3 से 4 विमान उड़ते हैं और पहुंचते हैं डेबोलिन एयरपोर्ट। जहां पे पुर्तगाली सेना का रेडियो स्टेशन हुआ करता था। वो इसी के माध्यम से कनेक्ट करते थे अपने पुर्तगाल में बैठे हुए अधिकारियों से। स्क्वाड्रन लीडर जयवंत सिंह को इस वायुसेना के मिशन की जिम्मेदारी दी गई थी। वो करीब करीब 62 बॉम्ब उस रेडियो स्टेशन पे गिराते हैं ताकि सारा संचार ठप कर दिया जाए, किसी भी तरीके से पुर्तगाली सैनिक अपनी सरकार से कनेक्ट ना कर सकें। रेडियो स्टेशन ठप करने के बाद उनके भागने के रास्ते बंद करने के लिए डेबोलिन एयरपोर्ट के रनवे को तबाह करने की कोशिश की जाती है और करीब 70 बॉम्ब गिराए जाते हैं उस एयरपोर्ट पे। बॉम्ब गिराकर चारों प्लेन वापस चले जाते हैं और एक आदमी को तस्दीक के लिए भेजा जाता है कि आप देख के आए कि नुकसान ठीक ठाक हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना नुकसान हुआ है। जब वो देखता है कि नुकसान उतना नहीं हुआ है कि कोई प्लेन यहाँ से उड़ ना सके, लोग यहाँ से भाग ना सके, वो आकर के खबर देता है और फिर से 4 विमान उड़ान भरते हैं डेबोलिन एयरपोर्ट की तरफ। इस बार भारी बमबारी की जाती है और रनवे को तबाह कर दिया जाता है, पर अभी भी उतना रनवे बचा हुआ था जिससे कि अगर कोई पायलट चाहे, अगर कोई पायलट जान का जोखिम ले तो वो उड़ सकता है। इधर पुर्तगाली अधिकारी अपने बीवी बच्चों को एक प्लेन में बिठाते हैं और उस प्लेन को जान का जोखिम लेते हुए उड़ाया जाता है और वो प्लेन उड़ जाता है। कहते हैं कि रनवे की लाइट्स ऑफ थी, बिजली ठप थी, उस प्लेन ने अंधेरे में उस दिन टेक ऑफ किया था। जान का जोखिम उठाते हुए ये टेक ऑफ होता है और फिर ये प्लेन सीधा लैंड होते हैं पाकिस्तान के कराची शहर में। इसके बाद 18 दिसंबर की शाम आते आते पुर्तगाली सेना आत्मसमर्पण कर देती है और भारत में गोवा का विलय हो जाता है। ये आत्मसमर्पण कोई आम आत्मसमर्पण नहीं था। कहते हैं कि एक बहुत भारी ग्राउंड में गाड़ियां बुलाई गई थी और गाड़ियों को एक गोलाकार रूप में खड़ा किया गया था, पूरे ग्राउंड को घेरते हुए। उसके सेंटर में बीचों बीच में एक टेबल डाली गई थी और वहां पर खड़े थे पुर्तगाली सेना के चीफ मेजर जनरल। इधर जनरल ढिल्लो जो इस मिशन को लीड कर रहे थे, वो अपनी कार से एंट्री करते हैं और फिल्मी अंदाज में कार का दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकलते हैं, टेबल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो पुर्तगाली सेना के चीफ के सामने जाते हैं, पुर्तगाली सेना का चीफ उन्हें सैल्यूट करता है और इसके जवाब में वो कुछ नहीं करते। एक पेन से एक कागज पे उनका साइन लिया जाता है और इस तरीके से आधिकारिक तौर पे हो जाता है पुर्तगाली सेना का आत्मसमर्पण। कहते हैं कि इस युद्ध में भारतीय 22 जवान शहीद हुए थे और 33 जवान इंजर्ड हुए थे, जबकि पुर्तगाली सेना के 30 जवान मरे थे और 57 लोग घायल हुए थे। करीब 3306 लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था, जिन्हें कि युद्धबंदी नियमों के तहत 1962 के अंदर रिहा कर दिया जाता है और उनके देश वापस भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हुआ था भारत में गोवा का विलय। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। अगर कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें लिख सकते हैं। कहानीकार को आप लगातार प्यार दे रहे हैं,
इसके लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए एपिसोड में, किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।